ऐतिहासिक परिदृश्य 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर के माध्यम से कंपनी को भारत पर व्यापार का एक अधिकार मिल गया। ऐतिहासिक परिदृश्य की बात करते हैं। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण में एक ऐतिहासिक परिदृश्य, किसी भी संविधान को बनाने में वहाँ की जनता अगर भागीदारी करे और संविधान बनाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुने तो वह संविधान एक अनोखा संविधान बन जाता है। जनता सरकार को बनाती है और सरकार जनता के लिए है। वाशिंगटन डीसी में एक राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जिनका नाम था वाशिंगटन। उन्होंने कहा था कि जनता के द्वारा और जनता के लिए जो संविधान बनता है वही क्या है, लोकतंत्र है। जनता के द्वारा जनता के लिए जो शासन करता है वही लोकतंत्र के अंतर्गत आता है। तो हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की इन मुख्य मुद्दों पर। बाकी संविधान बना कब, कैसे बना, इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, इस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही संविधान बनाने की। तो मेरे दोस्तों, मैं बात करूं तो 31 दिसंबर की वह तारीख 1600 में महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर बनाया और चार्टर के माध्यम से कंपनी को व्यापार का एक अधिकार मिला। कहाँ पे? भारत में। पहले जो कंपनी थी भारत में केवल व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश की, और सबसे पहले जो भारत में प्रवेश किया, भारत में प्रवेश का क्रम लिख सकते हैं। सबसे पहले आए भारत में पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर फ्रांसीसी, अंग्रेज, फिर आए स्पेनिश। फ्रांसीसियों को वार्निवास का युद्ध हुआ था 1759 में। इस लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को खदेड़ के भगा दिया और वह यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। तो ये क्रम है
भारत में प्रवेश का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली कौन था जो भारत में आया था? वास्को डी गामा। वहाँ का एक शासक था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेस। उसने यह कहा कि पहले आप ये जाकर पता कीजिए कि जो भारत से मसाला आता है, ऊनी वस्त्र आते हैं, वो कितने सुंदर हैं और मनमोहक भी हैं, और हमारी जो जनता है उसके लिए, क्योंकि उस दौर में हमारे जो उत्पाद हुआ करते थे हमारे देश के, वहाँ पे अरब जो लोग आते थे हमारे भारत से, वो माल यहाँ से ले जाते थे, तो उसकी विशेष चर्चा थी कहाँ पे? विदेशों में। हमारे भारत के जो उत्पादन, मतलब भारत का जो उत्पादन था बहुत ही, मतलब यहाँ से सस्ता माल ले जाते थे, वहाँ पे बना के उसे महंगे माल पर बेचते थे, और इसी की खोज में ये लोग कहाँ पे आए? भारत में आए, और भारत में आकर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की पूरी कोशिश की। और ये था क्रम, इसको हम मिटा देते हैं। और उन्होंने भारत पर एकाधिकार जमाने के लिए सबसे पहले पुर्तगाली आए, जो कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा। कौन? वास्को डी गामा पुर्तगाली था। उसने कोचीन में अपनी फैक्ट्री डाली थी, तो मसूलीपट्टनम में भी डाली। ऐसे कई से छोटे छोटे प्रांत थे, प्रांत कह लीजिए या शहर कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वहाँ थे। तो सबसे पहले जो चार्टर दिया था महारानी एलिजाबेथ ने, कंपनी को व्यापार करने का एकाधिकार दिया, और वह कंपनी भारत में प्रवेश की। क्योंकि जो लोग भारत की समृद्धि, भारत की समृद्धि से देखकर बड़े चकाचौंध रह गए कि ये ऐसा कौन सा देश है जहाँ से इतने अच्छे मसाले, सूती वस्त्र, पश्मीना शाल वगैरह कहाँ से आती है, इसकी खोज की जाए। और उन्होंने खोज किया और पाया कि यह एक देश है जहाँ, जिसका नाम है भारत। भारत उस समय समृद्ध था, संपन्न था। यह हमारा प्यारा देश भारत है। भारत का जो उल्लेख है अनुच्छेद 1 में किया गया है कि भारत, इंडिया, दैट इज भारत, यूनियन स्टेट है ना, भारतीय जो संविधान है, भारत राज्यों का संघ है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 1 में। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अच्छा देखिए, हमारे भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संसदात्मक, और एक होती है अध्यक्षात्मक। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ये शासन प्रणाली। लेकिन ये जो शासन प्रणाली है कहाँ पे है? ब्रिटेन में और भारत में। ब्रिटेन में और भारत में। और भारत ने ब्रिटेन की जो संसदीय प्रणाली थी वहीं से संसदात्मक व्यवस्था ली है। और हमारे संसद के कितने पार्ट होते हैं मेरे मित्रों? संसद, इसके 3 भाग होते हैं। कौन? राष्ट्रपति, लोकसभा, शॉर्ट में दे रहे हैं, और राज्यसभा। ये 3 है। इसका उल्लेख किसमें है? इसका उल्लेख किसमें? इसका उल्लेख किसमें? ये आप लोगों में बताइए। दूसरा, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पे है? ये है यूएसए में, आप देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड में भी देख सकते हैं, स्विस देख सकते हैं ना, स्विट्जरलैंड में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। बकाया वहाँ पे बहुदलीय शासन प्रणाली है। यहाँ पे बहुदलीय शासन प्रणाली है। कहाँ पे? स्विस में। यूएसए में एक दल है, मतलब 2 दल हैं, एक दल नहीं कह सकते, 2 दल, 2 दलीय है। एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी है, हो गई ऐसी कुछ। और यहाँ की जो सीनेट है बहुत
पावरफुल संस्था है। जैसे हमारा राज्यसभा है हमारे भारत का, वैसे वहाँ का सीनेट बहुत पावरफुल। इसकी सदस्य संख्या 100 है। सदस्यों की बात कर लें तो सदस्य संख्या कितनी है? 100। और वहाँ पे एक प्रतिनिधि सदन भी है। जहाँ कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका में प्रतिनिधि सदन है जैसे हमारा लोकसभा है, उसी की तरह है। ठीक है, ये कुछ तथ्य थे जो हमारे द्वारा दिमाग में आने की वजह से आप लोगों को इतना विस्तार देखने को मिला। और इन बातों पर हम चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से। राष्ट्रपति क्या है, संसद क्या है, संसद के विषय में अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है ना। तो हम बात कर रहे थे 31 दिसंबर 1600, ये सब कुछ बातें होंगी, पर दिमाग है मेरे दोस्त, जब इसमें जो आता है ज्ञान का भंडार है, पर भंडार का कब और कहाँ और कितना उपयोग किया जाए ये सोचने वाली विषय। तो 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में भेजा, और यह कंपनी भारत में प्रवेश की और भारत की समृद्धि को देखकर दंग रह गए। इन्होंने सोचा कि हमें तो यहीं पे बस जाना चाहिए। और पहले तो उन्हें मिला था 15 वर्षों का, 15 वर्षों का अधिकार मिला था। 15 वर्ष तक कंपनी कहाँ पे? भारत में अपना व्यापार करेगी। व्यापार के लिए एक अधिकार मिला था 15 वर्षों के लिए। फिर यह इनका क्रम बढ़ता गया और इन्होंने अपनी धीरे धीरे पहले जो 1857 तक इसमें ये जो क्रांति हुई थी 1857 में, इसको कहते हैं सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कह सकते हैं इसको। ये कुछ तथ्य है। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, जिसमें मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति थे। इन्होंने देखा कि जो कारतूस है उस पे सुअर की चर्बी चढ़ी हुई। क्रोध में आतुर होकर उन्होंने इस स्वतंत्रता संग्राम को छेड़ दिया। कह दिया कि हमारे धर्म को ये भ्रष्ट कर रहे हैं। कौन? ये कंपनी, ये अंग्रेज हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। और हमारे देश की एक मुख्य बात है कि हम धर्म के प्रति हमारी आस्था बड़ी प्रगाढ़ है और हम धार्मिक देश हैं। और भारत की धर्म के प्रति जो आस्था है वो एक अनन्य स्वरूप है उसका। बकाया हमारे देश में अनेक धर्म को मानने वाले लोग हैं। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पादरी है, इत्यादि बहुत से वर्ग या संप्रदाय हमारे भारत में विद्यमान है। ये हमारी भारत की खूबसूरती है। बकाया किसी भी धर्म में, किसी भी देश में इस प्रकार के इतने सारे धर्मों को सम्मिलित करके नहीं चलाया जा सकता। और इस सम्मिलित का होने का कारण क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने जो छोटे छोटे प्रांत थे, जो रियासतों में बटे थे, सब अपने अपने नवाब थे, तो इनको एकीकरण का जो कार्य किया वह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। एक महान व्यक्तित्व के धनी रहे, महान व्यक्तित्व के व्यक्ति रहे, और उन्होंने भारत की एकीकरण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। और जो साबरमती का जो आंदोलन था और इत्यादि जो महात्मा गांधी जितने भी आंदोलन किए, उन्होंने भी अपनी एक अहम भूमिका निभाई। और सरदार की उपाधि वहाँ उन्हें, जो साबरमती के आश्रम था या जो आंदोलन कोई था ऐसा कुछ, वहाँ की जो औरतें उन्हें उपाधि दी थी सरदार की, मुझे बगैर इस समय याद नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं। तो धर्मनिष्ठ हमारा देश है। भारत की धार्मिक समृद्धि बहुत चरमोत्कर्ष पर है।
आज भी थी, कल भी थी, आज भी है। और भारत एक धर्म प्रधान देश है। भारत की शांति प्रियता और भारत की समृद्धि, जो पहले अंग्रेज लूट कर गए थे, भारत धीरे धीरे अपनी उस समृद्धि को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहा है मेरे दोस्तों, और होना भी चाहिए। कोई देश शक्तिशाली तब बनता है जब उस अपने परंपराओं, रीति रिवाजों और धर्म को एक साथ लेकर जोड़कर चलने वाला देश बने, तभी एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, और एक अच्छे समाज से एक अच्छा राष्ट्र बनेगा। समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर एक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का बोध कर लेंगे तो हमारा देश महान बन जाएगा। और महानता की सीमा यही है कि व्यक्ति से ही देश बनता है मेरे मित्रों। जैसा कि मैं बता रहा था, बहरहाल हम बात कर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम की। मंगल पांडे नामक एक व्यक्ति थे, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया और कहा कि आप हमारे धर्म को भ्रष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, परंतु अपने धर्म के प्रति जो हमारी आस्था है उससे आप डिगा नहीं सकते। इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया और जनता में इतनी आक्रोश बढ़ गया कि उन्होंने अंग्रेजों से ईंट की ईंट बजाने के लिए अपने कर्तव्य को और अपने देश को प्राथमिकता दी, और उन्होंने स्वतंत्रता का जो बिगुल बजाया, हर जगह क्रांति की लहरें दौड़ उठी मेरे दोस्तों। क्रांति की लहर इतनी प्रचंड हो चुकी थी कि अंग्रेजों की सत्ता तक हिल गई। अंग्रेजों को पहले लगता था कि ये कि लोग क्या करेंगे, तुच्छ लोग हैं, हम लोगों को तो आधे वनमानुष आधे जंगली कहते थे ये लोग अंग्रेज। ये सोचते थे कि ये लोग क्या कर लेंगे, ये छोटे छोटे लोग कीड़े मकोड़े हमें समझते थे। परंतु ये नहीं जानते हैं कि जब एक छोटा सा कीड़ा नाक में घुसता है तो कितना आतंक मचा देता है। आदमी तर्रा उठता है, थर्रा उठी उन लोगों की सत्ता से कांपने लगी मेरे मित्रों। और इसी स्वतंत्रता संग्राम के भय से उनके हलक से पानी नहीं उतर रहा था, क्योंकि हमारी जनता का आक्रोश बड़ा भयावह था। बकाया जब महात्मा गांधी भारत में प्रवेश किए तो उन्होंने अहिंसा का मार्ग चुना, और वो नहीं चाहते थे कि भारत में दंगे फसाद हों, क्रांति की लहरें उठें। लेकिन उस समय जो स्वतंत्रता का संग्राम हुआ उसमें क्रांति का ऐसा बिगुल बजा कि मानो अब धरती माता कह रहे हैं कि अब हमें इन दुष्ट निरंकुश अत्याचारियों से निजात दिलाओ। हम अपनी देश, अपनी मिट्टी, अपने वतन के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर सकती है, ऐसी भावनाएं उस समय जागृत हो चुकी थी मेरे दोस्तों। और देश तभी महान बनता है जब हर जनता अपनी हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी लड़ाई के लिए हमेशा तैयार रहे। एक व्यक्ति पे संकट नहीं है। अगर हमारे देश पर संकट आया, कोई भी देश हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखा, जैसे पाकिस्तान देख रहा था हमारी जनता को, जो जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, पाकिस्तान देख रहा था, पर उसके नापाक इरादे हमें क्या गया था। वो धर्म पूछकर हमारी जनता पर प्रहार किया। अरे कायरों, हमारी जनता को धर्म पूछकर क्यों मारते हो? मारना है तो हमारे सैनिकों से लड़ो। औकात नहीं है तुम्हारी आम जनता को मार कर क्या कर लोगे? आम जनता को मारकर अपनी दिल की धड़ास निकाल रहे हो। अगर इतना ही जुनून है लड़ने का तुम्हें, तो हमारे सैनिकों से लड़ो। तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसे हमारे सैनिक हैं। हमें गर्व है अपने देश, अपने इन सैनिकों पर। वंदे मातरम, जय। तो ये सब बातें थी। स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1858 में जो कंपनी का शासन था, वो ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में ले ली, क्योंकि उन्हें लगा कि जो कंपनी है यह ठीक प्रकार से शासन का संचालन नहीं कर रही है।
इसकी हालत इस हालत में नहीं है कि वह जनता का नेतृत्व कर सके। कंपनी की हालत खराब हो चुकी थी मेरे मित्रों, क्योंकि जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी इतनी भयावह रुख ले लिया था कि बगैर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा कि अब क्या करा जाए। तब इन्होंने सोचा कि भाई अब यह शासन ब्रिटेन की जो महारानी है, अब पूरे जो कंपनी का जो व्यापार था एक जगह स्थिर न होकर पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 1858 में कंपनी की जगह ब्रिटिश ताज ने अपने हाथों में ले लिया। कंपनी की बागडोर को हटाकर अब ब्रिटिश सरकार का शासन यहाँ पे स्थापित हो गया। इसे नोट डाउन करना चाहें तो आप कर लीजिए। बगैर हम इसे मिटाते हैं। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, हो मेरा रंग दे आज रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मही रंग दे बसंती चोला। 1858 के बाद यह क्रमवार सिलसिला चलता रहा इनके प्रभुत्व का। 15 अगस्त 1947 तक इन्होंने अपना प्रभुत्व यहाँ तक स्थापित करके रखा और 15 अगस्त के बाद भारत स्वतंत्र हुआ। और 15 अगस्त के दिन पर ही हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त की वो रात्रि याद करो मेरे दोस्तों, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि में झंडा फहराया था कि हम किसी की गुलामी नहीं सहन करेंगे, अपने भारत को स्वतंत्र करा कर रहेंगे, अपने भारत को इन अंग्रेजों इन गोरों की पीढ़ियों में जकड़ने नहीं देंगे। हमारे भारत का हर एक बच्चा उस समय क्रांति के लिए पूरा उन्मुख और दौड़ उठा था। सरकार थर्रा चुकी थी। 15 अगस्त 1947 के बाद अब जनता को लगा कि अब तो स्वतंत्रता दिवस तो मना लिया गया भैया, अब हमारे पास क्या होना चाहिए, संविधान। जिस प्रकार से जो अंग्रेज थे हमारे भारतीयों का दमन किया था, और संविधान में सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास अधिकार होना चाहिए। क्योंकि मेरे दोस्तों सबसे ज़्यादा हनन हमारे देश में अंग्रेजों ने किसका किया, हमारे अधिकारों का। हमारे पास कोई अधिकार नहीं। यूएसए में पहली बार अधिकार अपनाए गए थे। इसलिए जो अधिकार की जो भावना है हमने कहाँ से ली है, यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। इसका जो संविधान था 1757 में, सबसे पहले 1757 में बना था शायद, नहीं, तो यूएसए में सबसे पहले संविधान बना। और देखिए मेरे दोस्तों, हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। पर ब्रिटेन का अपना खुद का कोई संविधान नहीं है मेरे मित्रों। ये तो ऐसे ही जी रहा है भैया, परंपराओं और नियम कानून के। और कर्तव्य ले सकते हैं। हमें संविधान में सबसे पहले हमें अधिकार मिलना चाहिए और क्या हमारी कर्तव्य है ये निर्धारित होना चाहिए। तो संविधान बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। संविधान
बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कैसे हुई? कैबिनेट मिशन के द्वारा। सबसे तो पहले आए थे हमारे क्रिप्स भैया। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। ये द्वितीय विश्व युद्ध जो 1900 ये जो क्रिप्स मिशन आया, ये द्वितीय विश्व युद्ध का जो संदेश था अपने साथ लेकर आया। उसने कहा कि हम आपका संविधान बनाने देंगे, लेकिन आप क्या करिए, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ शामिल हो जाइए। पर हमारे नेताओं ने कहा नहीं भैया, ऐसा नहीं होगा। आप पहली बार जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, हमारी जनता का, हमारे आम नागरिकों का जितना आपने दोहन किया, ऐसा फिर दोबारा नहीं होगा। और सबसे पहले हमारे लिए संविधान बनाइए। तब जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इत्यादि सारे नेताओं ने यह बात नहीं मानी, तो उन्होंने कहा चलिए भैया बना देते हैं आपका संविधान। तो संविधान बनाने के लिए सबसे पहले कौन सी सरकार थी? एटली की, क्लेमेंट एटली। कहाँ पे थी बच्चों? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में एक सरकार थी, मजदूर दल की सरकार थी। इसने कहा भैया अब अपना संविधान बनाने के लिए, देखिए भारत वाले जो लोग हैं बड़े हठी हैं और मानने वाले नहीं हैं, इसलिए आप लेकर जाइए 16 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन। आप पूछेंगे सर ये कैबिनेट क्या है? ये भी बता देते हैं कि कैबिनेट की उत्पत्ति कैसे हुई। ये कैबिनेट शब्द है ना, पहले जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के विकास का क्रम कैसा है? वह कबाल शब्द से कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। कबाल, CABA, कबाल, OL, कबाल या कबाल ऐसे कुछ रहते हैं। हिंदी में लिखते थे, इंग्लिश में थोड़ा कच्ची है। कबाल शब्द से कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति हुई है। जो कबाल शब्द था वो ब्रिटेन में CABAL, कबोल, 5 व्यक्ति थे। ये 5 व्यक्तियों के नाम है कबोल, अलग अलग व्यक्तियों के नाम थे। इन व्यक्तियों के एक समूह ने सोचा कि चलिए हम एक गुट में फैसले निर्णय लेंगे। तो उसी समय ब्रिटेन में यह परंपरा चली आई कि अब जो किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर निर्णय होगा वह कैबिनेट के माध्यम से लिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कैबिनेट शब्द की उत्पत्ति हुई। छोड़िए इसको, उत्पत्ति समझ लिए ना। और 16 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन भारत में प्रवेश किया और उसने 389 सदस्य संख्या रखी। ठीक है, इसमें से 293 प्रांतों से थे। बानवे देशी रियासतों से 4 चीफ कमिश्नर। देशी रियासत नहीं दोस्तों, इसको विषय में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम पीछे पहली वाली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, तो इसकी उतनी आवश्यकता है नहीं। बगाए हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के विषय में बात कर रहे थे और हम आ गए आपको लेकर संविधान सभा के विषय पर। ये थे हमारे कुछ तथ्य, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, वाकई हम इसको बताते हैं। ये जो यहाँ से क्रम चला, तो हम बता दें आप लोगों को कि 1858 से लेकर 47 तक पहला था
कंपनी का शासन कब से कब तक चला। इसको जो ब्रिटेन ने जो राज्य व्यवस्था और ब्रिटेन की जो सरकार के मध्य दो समझौते हुए और इनको दो वर्गों में बांटकर हम देख सकते हैं। एक हुआ 1773 से लेके 1858 तक एक काल ये चला। फिर चला कंपनी का शासन, फिर ब्रिटिश ताज का शासन, ब्रिटिश ताज का शासन ये चला 1858 से लेके 1947 तक। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कंपनी का जो पहला मुद्दा है। इसको पहला कर लेते हैं, इसको दूसरा। दो भागों में इतने हम विस्तार से इसको समझेंगे। ठीक है, तो हम इसको पहले वाले को मिटाते हैं। जैसे आपने डाउन करना है तो कर लीजिए, बताए मिटा देते हैं। अब चला यहाँ से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया मेरे दोस्तों। इस रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य था, देखिए, जो कंपनी के राजनीतिक, अब कंपनी जो सोची कि हमारे राजनीतिक और जो वाणिज्यिक फैसले हैं वो कैसे लिए जाए, तो उन्होंने सबसे पहला एक्ट बनाया जिसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम से दिया गया, नाम दिया गया है ना, बंगाल के गवर्नर जनरल। ये देखिए, पहले खाली बंगाल के गवर्नर ही थे, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया जनरल। ठीक है जी, इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये सबसे पहली बार हुआ। और दूसरा पॉइंट क्या था इसमें दूसरा पॉइंट, ये इसको मिटाइए पहले, पहला पॉइंट लिख दीजिए, ये है पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट क्या था, इसमें था कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, इसकी सदस्य संख्या 4 निर्धारित की गई, जिसमें एक थे मुख्य न्यायाधीश और 3 जो अन्य थे अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये कुछ तथ्य थे जिसे आप नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, और हम चलते हैं अगली तथ्य पर। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये काल चल रहा है कंपनी का 1773 से लेके 1858 तक। हम बात कर रहे हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस पर हमारी बात चल रही है। हमने 2 पॉइंट को देख लिया है मेरे मित्रों, और तीसरा पॉइंट है इसमें बंगाल
के गवर्नर जनरल के अधीन किसके गवर्नर को कर दिया गया? बम्बई। उस समय मुंबई को बम्बई कहते थे, बम्बई के गवर्नर जनरल और मद्रास के गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर, इनके गवर्नर और इसके गवर्नर किसके अधीन हो गए? किसके अधीन हो गए? बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। कौन हो गया? बम्बई और मद्रास के गवर्नर। ठीक है, ये जनरल शब्द जो है इसमें जोड़ा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। हमने अभी बात की कि जो बंगाल का जो गवर्नर है उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया, जनरल शब्द जोड़ दिया गया। हमने बात की कि कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें 4 सदस्य थे। एक थे मुख्य न्यायाधीश, दूसरे थे, 3 और अन्य थे, उनका नाम था, 3 अन्य थे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बकाया हम इस पे बात करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके द्वारा जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और जो भारतीयों से जो ये लोग कर वसूलते थे वो भी इसमें प्रतिबंध लगा दिया गया। जो भारतीयों से जो घूस रिश्वत लेते थे ये भी बंद करवा दिया गया। और इसमें और कुछ तथ्य बच रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। हमें उम्मीद है कि इसमें और कोई तो नहीं बच रहा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, बगैर इसको मिटाते हैं हम। और ये कुछ तथ्य थे जो हमने आपको लिखवाए मेरे दोस्तों। और जानते हैं मेरे दोस्त, चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी हो, भारत जैसे देश पर जो धर्मपरायण है उस पर आप कितने दिनों तक राज कर सकते हैं? करने के लिए क्या चाहिए? राज करने के लिए भारत में औकात होनी चाहिए। ये साले टट्टू पंजू लोग हमारे देश में आके अपना हुकूमत कर रहे हैं। क्षमा चाहेंगे कुछ शब्द अगर गलत हुए हैं तो। ये कुछ तथ्य थे जो हमने आपको लिखवाए बताया। अब हम इसकी जो चर्चा है, अगली एक आता है जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, है ना, बंदोबस्त कानून जिसको कहते हैं हिंदी में। उसके विषय में हम चर्चा जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखें और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।